रिलेशन को बांटने के कई सारे अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है एक सेट से दूसरे सेट पर के बीच कैसे रिलेट करें, यानी उनके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के बीच का रिलेशनशिप कैसा है ना। तो उसी के बेसिस पर अभी हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहेंगे? कोई भी रिलेशन है रिफ्लेक्सिव कब होगा? रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब है जो रिफ्लेक्स कर रहा है, वही सेम चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। वहीं से रिफ्लेक्सिव शब्द जहां से लिया गया है ना। सेम चीज को रिफ्लेक्ट बैक करता है। यानी कि मैपिंग में हम आप देखते हैं कि एक एलिमेंट ए का बी के साथ एक आप रिलेशन में होता है, उसके साथ एक पेयर बनाता है, ऑर्डर पेयर बनाता है ना। अब ऑर्डर्ड पेयर में सेम एलिमेंट अगर बी में भी मौजूद हो, और सेम एलिमेंट अब जितना भी रिलेशन बनाए, जितने भी रिलेशन उसमें आ रहे हैं, अगर वो एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो उसका रिफ्लेक्सिव जरूर मौजूद होना चाहिए, है ना। मौजूद जब भी ऐसा होगा तो हम लोग कहेंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यानी कि रिफ्लेक्सिव कहने का सीधा मतलब है कि अगर 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, तो 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, और 1 1 भी होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। अगर कहीं भी किसी भी रूप में अगर इसके डेफिनेशन को वायलेशन होता है, डेफिनेशन को वायलेट करता है, तो वो रिफ्लेक्सिव फिर नहीं कहलाएगा। एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर मौजूद होता है जो उसके डेफिनेशन को जो उसको अपोज कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करने के लिए a relation of R, पहले इसको समझ लो। कोई भी रिलेशन R from A to B is said to be reflexive if A, A belongs to R। ये समझ में आ रहा है ना। इमेज और प्री इमेज जो है वो सेम हो जा रहा है, अपने आप खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो सेम हो जाए फॉर इच ए, हर एक ऐसा एलिमेंट जो कि उस रिलेशन R से बिलोंग करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई रिलेशन है आर और इसमें है 1 1, फिर है 1 2, 2 2 और 2 3 और 3 3। ठीक है, अब ये बताओ इस रिलेशन आर में कितने अलग अलग तरह के ए हैं? ए मतलब एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का हिस्सा है। 1 है, 2 है, 3 है ना। तो हर एक ए अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना है, तो जितने अलग अलग तरह के एलिमेंट हैं वो अपना रिफ्लेक्सिव इसमें रखेगा ही रखेगा, है ना। तो 1 1 मौजूद है, 1 2 मौजूद है, 2 का इन्वॉल्वमेंट आ गया, तो 2 2 को भी मौजूद होना पड़ेगा। अगर 2 3 मौजूद है, 2 तो आ ही गया, 3 3 भी होना चाहिए, तो 3 3 भी मौजूद है, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर 3 3 नहीं रहता तब ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाता। समझ आ रहा है? कोई भी रिलेशन आर में अब डेफिनेशन ये है, कहीं भी वायलेशन नजर आएगा तो हम कहेंगे वो रिफ्लेक्सिव नहीं। समझ आ गया? अब जैसे ये R1 बोल दिए, मान लो R2 को ले लें, 1 1 ले लें, 1 2 ले लें, 2 3 ले लें और 3 3 ले लें। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है। समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2 का इन्वॉल्वमेंट है और 2 खुद को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, 2 2 नहीं है अवेलेबल, तो हम कहेंगे कि R2 जो है, रिलेशन 2 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये रिफ्लेक्सिव है। समझ आ गया सबको? सिमेट्रिक रिलेशन लिख देते हैं। ठीक है, अ रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक कब होगा ये मैं पहले बता देता हूँ। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कहने का क्या मतलब होता है? सिमेट्रिक का मतलब दोनों तरफ से सेम। अगर उसको फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है तो उसको 180 डिग्री रोटेट कर दो, तो वो फिर भी सेम चीज मिल जाएगा। सिमेट्रिक कहने का तो यही मतलब है, दोनों साइड से सेम
जैसा फिगर होना, है ना। तो उसी तरह जैसे इंसान बीच से सिमेट्रिक होता है दोनों साइड से, है ना। तो सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि अ रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक। अब रिलेशन में क्या होगा, ऑर्डर पेयर की बात हो रही है। ऑर्डर पेयर सिमेट्रिक कब होगा, अगर सिंपल शब्दों में कहें ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है जो कि उस रिलेशन का अगर हिस्सा है, अगर ए कॉमा बी हिस्सा है तो सिमेट्रिक तभी होगा जब बी कॉमा ए भी उस रिलेशन का हिस्सा हो। समझ आ रहा है। तो उसी चीज को लिख रहा है, अ रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ a comma b belongs to R, then b comma a also belongs to R। बस ठीक है। मैथमेटिकली इसको ऐसे भी लिखते हैं, a related to b, if a related to b that imply b related to a। इसको एकदम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ए से बी का जो रिलेशन है और फिर बी से ए का रिलेशन है, सेम रिलेशन है, सेम रिलेशन यानी आर के सेट में दोनों अवेलेबल है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली ऐसे दिखाते हैं। एग्जांपल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन R1 क्या है, सिमेट्रिक है। 2 1 1 मौजूद है, 1 1 का सिमेट्रिक 1 1 खुद रहेगा, और एक सेट के अंदर एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं, तो ये रिपीट भी हो रहा है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, तो यानी 1 1 का है अवेलेबल, है ना। हाँ 1 2 अगर है तो 2 1 अवेलेबल है 1 3 अवेलेबल है तो 3 1 भी अवेलेबल है, यानी कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, R2 है 1 1 का रिवर्स करेंगे तो 1 1 ही रहेगा, 2 2 3 3, है ना। तो ये भी है। R3 नहीं है अवेलेबल, 2 1 है लेकिन 1 2 नहीं है, तो R3 नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं सिमेट्रिक का मीनिंग क्या हो रहा है। ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहेंगे, तो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है जब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू दैट रिलेशन आर, और बी कॉमा सी, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाई ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करेगा, ए बी बी सी ए सी। तो अगर ए बी और बी सी है तो ए सी को भी होना पड़ेगा, तो वो ट्रांजिटिव है। अगर ए बी और बी सी नहीं है, सिर्फ ए बी है, तो क्या होगा, तब वो क्या ट्रांजिटिव होगा। तो मैंने जैसे कहा शुरू में कि डेफिनेशन को वायलेट करेगा तभी वो नहीं होगा, है ना। तो क्या अभी डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है, ए बी मौजूद हो और बी सी है, बी के साथ सी कोई दूसरा रिलेशन हो ही नहीं, ए बी हो, सी डी हो, ई एफ हो, ये मान लो एक रिलेशन, है ना। तो इसमें ए बी और बी सी जैसा कोई आ ही नहीं रहा है, तो तब भी ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन को फिर भी वायलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, डेफिनेशन का वायलेशन जब भी होगा तो हम लोग कहेंगे कि फिर वो ट्रांजिटिव नहीं है, या कोई भी रिलेशनशिप हम लोग कह सकते हैं अ रिलेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। इनमें से कौन कौन ट्रांजिटिव है, 1 2 है, हाँ 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, है क्या, है 3 1 है, नहीं है 1 3, है ना, वायलेट कर गया, तो ये नहीं है। R2 को देख लो, 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 को होना चाहिए, 1 2 तो है ही। ठीक है, चलो 1 2 है और 2 3 है, 1 3 को होना चाहिए, नहीं है, वायलेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, नो वायलेशन, है ना। तो ये है। चौथा ले लेते हैं क्योंकि ऐसा कोई आया ही नहीं। 1 2 हो, 2 3 हो, 1 3 हो, और हाँ 2 2 हो मान लो, ये है। 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है। ठीक है, फिर 2 3 है, 3 से नहीं शुरू हो रहा है कोई, 1 3 है, 3 से नहीं शुरू हो रहा है, 2 2 है, 1 2 है, 2 2 है ना। तो 1 2 को होना है, 1 2 है।
ठीक, तो ये कहीं भी वैलिड नहीं कर रहा है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन। और रिलेशन, ठीक है, अगर रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो हम लोग कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है R इज इक्वल टू 1 1 1 2 नहीं 2 2 और 2 3 3। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। सबसे बढ़िया एग्जांपल है ना। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हैं, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे रिलेशंस बना सकते हैं। तो अभी जब भी याद रखना, इक्विवेलेंस रिलेशन जानना हो तो आपको क्या करना है, तीनों ही चेक करना होगा। n is set of natural number relation R is given such that n to n, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का कोई रिलेशन। ठीक है, और रिलेशन कुछ ऐसा दिया है, रिलेशन एज फॉलोज a कॉमा b रिलेटेड टू c कॉमा d। ठीक है, a कॉमा b c कॉमा d के साथ कुछ ऐसा रिलेटेड है, a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस सी, a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस सी, ये गिवन। ठीक है, a प्लस डी b प्लस सी के इक्वल। ये चेक कीजिए ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करना होगा, a कॉमा a करना पड़ेगा। नहीं, a कॉमा b यहाँ है तो यहाँ भी a कॉमा b करना होगा, यही करना होगा ना। बीच में इसका इसके साथ रिलेशन है ना। ठीक है, तो यहाँ a कॉमा b है तो यहाँ भी a कॉमा b करना होगा। तो रिफ्लेक्सिव को चेक कर दो, रिफ्लेक्सिव a कॉमा b अगर रिलेशन निकाले a कॉमा b के साथ तो क्या आएगा, a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, b प्लस ए आना चाहिए, यही आना चाहिए ना, जो कि राइट है। सॉरी, b प्लस ए आना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। a प्लस बी हर केस में b प्लस ए ही आएगा, है ना। तो हम लोग कहेंगे कि इट इज, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। समझ आया। अब सिमेट्री का चेक करो। सिमेट्री क्या कहता है, ए आर बी अगर है तो बी आर ए बी होना चाहिए। तो ए प्लस बी और रिलेटेड टू सी, सॉरी ए बी सी डी के साथ रिलेटेड है, तो सी डी ए बी के साथ उसी तरह से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। एक बार करके देखो तो क्या आ रहा है, सेम चीज, रिप्लेस करना है बस। क्या हो जाएगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो सी डी रिलेटेड टू अगर ए बी है करें तो क्या आना चाहिए, ए प्लस डी है तो सी प्लस बी आना चाहिए, सी प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी प्लस सी होना चाहिए, मतलब डी प्लस ए होना चाहिए, डी प्लस ए होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये आना चाहिए, यही है ना मतलब। और ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देखो बी प्लस सी ए प्लस डी के इक्वल है ना, वही चीज तो आ गया। यानी ये फैक्चुअली सही है, जो हमने लिया था वो फैक्चुअली लॉजिकली ये सही है, वही चीज आ गया। कुछ और आता तो हम कह सकते थे कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो यही चीज आ गया तो हम कहेंगे कि ये फैक्चुअली सही है, यानी कि ये सिमेट्रिक है। समझ आ गया। अरे एक मिनट, ये सिमेट्रिक है, आ गया, नहीं आया, नहीं आया। जैसे हमने क्या किया, ए मान लो कोई x रिलेटेड टू y, कोई रिलेशन दिया हुआ है कि ये इसका मतलब है x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो मैंने कहा कि y इज रिलेटेड टू x का क्या मतलब है, इसका मतलब ये होना चाहिए
कि y=x होना चाहिए, है ना। ये क्या हम ये हम कह सकते हैं कि अगर ये है तो ये भी यही सेम बात है या सही है, कह सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। लेकिन अगर यहां पर दे देता ग्रेटर देन, तो यहां पर करना पड़ता ग्रेटर देन। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता, जो स्टेटमेंट दिया है ये जो रिजल्ट आया उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना, उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। यानी कि ये जो आया है वो इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है। यहां पर हमको एक लाइन लिखना पड़ता इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द गिवन इक्वेशन या गिवन रिलेशन। समझ आया। तो हम लोग कहते हैं कि ये रिलेशन तब सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा, है ना। x ग्रेटर देन y है तो y कभी भी ग्रेटर देन x नहीं हो सकता है, तो ये फैक्चुअली गलत बात हो जाएगी, है ना। लेकिन यहां पर सेम चीज है। अब a को d के साथ ऐड करना और b को c के साथ ऐड करना, यही तो कह रहा है जो गिवन रिलेशन है। हमने कहा कि ठीक है इसको पलट के देखते हैं सिमेट्रिक चेक करने के लिए, तब जो रिलेशन आया अगेन यही चीज आ गया, यानी कि ये सही चीज आया, यानी कि ये सिमेट्रिक। समझ आ गई। हाँ। अब हम कह रहे हैं ट्रांजिटिव के बारे में सोचो। अब ट्रांजिटिव क्या कहता है कि ये और ये, यानी कि x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, तो x और z भी होना चाहिए, यही तो है ना मसला है। और इसमें कोई नया नया एंट्री z का हुआ है, 2 दिया हुआ है, तीसरा हम लेकर के चेक करना है, यही तो है ना। तो ए बी सी डी और ई एफ ले लेते हैं, है ना, यही प्रूव करना है। अगर ये है तो ए बी रिलेटेड टू सी डी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो जाएगा ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, ये मतलब हो जाएगा इसका। अब मैंने कहा कि सी डी रिलेटेड टू ई एफ, इसका क्या मतलब हो जाएगा, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, यही होगा। अब ये चेक करना है कि ए बी और ई एफ है कि नहीं, यही तो चेक करना है ना। तो ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, इसका क्या मतलब होना चाहिए, ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, ए प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस एफ होना चाहिए, बी प्लस एफ होना चाहिए, नहीं ए प्लस एफ, उल्टा लिख दी, बी प्लस ई होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन हम कह नहीं सकते पहला दूसरा और तीसरा। पहला दूसरा अगर सही है तो क्या तीसरा सही होगा, अभी देख के कहना मुश्किल है। लेकिन जो 2 इक्वेशन है इस दोनों को देखो ध्यान से, तो हमको ए और एफ के बीच और बी और ई को रहना है, यानी कि डी को हटाना है। दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो, अगर हम ये मान के चल रहे ना कि इफ दिस देन दिस, यही तो प्रूव करना है ना। तो ये दोनों इफ में आता है, यानी कि ये हम मान रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 ट्रू है। तो इफ इक्वेशन 1 एंड 2 ट्रू है, देन 1 + 2 करके देखो तो क्या आता है, 1 + 2 क्या आएगा, a + d + c + f, a + d + c + f इज इक्वल टू b + c + d + e, b + c + d + e आया। अब देखो तो d से d कट जा रहा है हमारा, c से c कट जा रहा है, और आ क्या रहा है, इक्वेशन 30 तो आ रहा है। समझ आया। यानी कि लॉजिकली इफ दिस देन दिस ट्रू, यही हमने साबित कर दिया ना, सब कुछ खुल गया। अब तो ट्रांजिटिव भी है, इसीलिए ये जो रिलेशन है ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, बाकी सब समझ इजी ही है, उस पर अभी नहीं जा रहे। ठीक है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वैसे अगर इस पे क्वेश्चन बनाना चाहते हो तुम लोग तो क्लास 12 RS अग्रवाल, उसका PDF हम भेज देंगे ग्रुप में, अगर इस पे क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आते हैं डोमेन पे। डोमेन किसको कहते हैं, तो एक रिलेशन है फ्रॉम A to B, तो ए का जो सेट का जो ए जो सेट है
दैट इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, और बी का जो सेट है वो क्या कहलाएगा, वो डोमेन। बस यही चीज नाम जानना था। ठीक है, इन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए इज कॉल्ड डोमेन। सेट ए कर दो, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। ठीक, अगला है को डोमेन। बी, सेट बी इज कॉल्ड, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, कॉल्ड को डोमेन ऑफ आर। ठीक है, फंक्शन, फंक्शन रिलेशन क्या था, सबसेट था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। फंक्शन क्या है, सबसेट है रिलेशन का। ठीक है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब ये कैसा रिलेशन है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, मतलब फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, लेकिन स्पेशल टाइप का रिलेशन है। उसमें कुछ कंस्ट्रेंट है, कुछ उसमें और भी चीजें जुड़ेंगी उसके डेफिनेशन में। है रिलेशन ही, लेकिन उसमें और कुछ बैरियर्स आएंगे। ठीक है, वो बैरियर क्या होगा उसको समझने से पहले फंक्शन क्या है एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये बात करते हैं कि जैसे कोई जूसर मशीन होता है या कोई भी ऐसा मशीन जिसमें आप क्या करते हो, कुछ पुट करते, कुछ डालते हो और कुछ रिजल्ट में कुछ और भी बन के निकलता है। ऐसा होता है ना, जूसर मशीन होता है, आप फ्रूट्स डालते हो और जूस निकलता है ना। जो आपने दिया उसको कहते हैं इनपुट, और जो बाहर निकला उसको कहते हैं आउटपुट। ये तो समझ रहे हैं सब लोग, है ना, ये तो बेसिक है। तो इनपुट और आउटपुट, आपने कुछ दिया और कुछ आउटपुट मिला। जो लोग आईसीएससी से पढ़े, आईसीएससी में मशीन्स चैप्टर पढ़ना है 10th में, पढ़िए। मशीन में एक चीज आता है इफिशियंसी की, जब बात करते हैं कि वर्क इनपुट देते हैं, कुछ हम वर्क करते हैं और मशीन से वर्क करवाते हैं, है ना। तो मशीन क्या क्या करता है, काम को आसान बना देता है ना, भारी चीज को उठा लेता है। जो चीज हम मस्कुलर पावर से उठाने लगे तो बहुत मेहनत लगेगा, मशीन पर हम एक बटन इधर दबाए और उधर वो बहुत वजन उठ गया। तो कम ताकत में ज्यादा, या जिसको हम लोग कहते हैं रिंच से नट बोल्ट खोलना, है ना, उसमें हम हाथ से खोलने जाए तो खुलने से रहा, तो रेंज से पकड़ के खोलते हैं, है ना। ये फिजिक्स में तुम लोग और पढ़ोगे, इसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, है ना। तो क्यों वो आसानी से खुल जाता है, और जितना ज्यादा डिस्टेंस है उतना ज्यादा डिस्टेंस से खुल जाता है ना। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि आप उस पर कुछ वर्क कर रहे हो और वो कुछ आउटपुट में वर्क कर रहा है, आपके फोर्स को एम्पलीफाई कर दे रहा है। आप कम फोर्स लगा रहे हो और वो ज्यादा फोर्स लगा दे रहा है वहां पर, है ना। तो मशीन का क्या काम है कि आप कुछ इनपुट डालते हो और वो कुछ आउटपुट निकलता है ना, यही काम है। तो फंक्शन भी एक तरह का मशीन है जिसमें कुछ इनपुट डाले कुछ आउटपुट निकलेगा। ऑब्वियसली जो इनपुट डाल रहे हैं वो डोमेन होगा, डोमेन होगा ए टू बी, है ना। और जो आउटपुट होगा वो डोमेन का हिस्सा होगा। समझ आ रहा है, जो इनपुट डाल रहे हैं वो डोमेन का हिस्सा होगा और जो आउटपुट निकल रहा है वो को डोमेन का हिस्सा होगा। यही तो बता रहा है बेसिकली, दोनों रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, एक इनपुट है दूसरा आउटपुट है। अब ये काम हम लोग कहाँ करते हैं, याद है कहीं, अलग अलग इनपुट डालेंगे तो अलग अलग आउटपुट मिल रहा है, यही होता है ना मैपिंग में। एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का, अलग अलग मैपिंग हो रहा है ना। तो सम इनपुट सम आउटपुट, सम अदर इनपुट सम अदर आउटपुट, सम अदर इनपुट सम अदर अगेन सम अदर आउटपुट, मे बी सम सेम भी हो सकता है आउटपुट, है ना। यही तो, ये काम कहाँ करते हैं, मैथमेटिक्स में। टू वेरिएबल इक्वेशन, एक्स का वैल्यू डालते जाओ, वाई का वैल्यू कुछ आता जा रहा है, एक का वैल्यू डालते हैं दूसरा का वैल्यू उसी के हिसाब से आता है, और उसका हम लोग एक टेबल बनाते हैं और उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। और टेबल बनाते हैं, ये तो ऑर्डर पेयर हम लोग बना रहे हैं ना, यही करते हैं ना। आपको ग्राफ करना होता है, y इज इक्वल टू 2x+1 का ग्राफ बनाना है, आपने क्या किया, एक टेबल बनाया। टेबल बेसिकली क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, x, y, अलग अलग x के लिए अलग अलग y। ये कुछ भी नहीं रिलेट कर जाता है,
एक्स के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वाई कोई पर्टिकुलर वैल्यू ही आता है, किसी का कुछ भी वैल्यू नहीं आ सकता है, यानी कि एक सर्टेन रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है फॉर ऑब्वियस रीजंस, है ना, तो रिलेशन, यानी कि अब यहां से एक चीज और समझ में आ रहा है, अब तक जिस इक्वेशंस की बात हम लोग करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं फंक्शन और रिलेशन से जुड़ा हुआ। एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था और वाई किस चीज को, तो एक्स कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात जो हम लोग करते हैं, असल में डिपेंडेंट वेरिएबल का सर्टेन वैल्यू आप पुट करते हैं ना, तो आप उसके डोमेन को देखते हैं तो पता चलता है ये रियल नंबर का हिस्सा है, उसका जो डोमेन, और उसका जो कोर डोमेन है वो भी रियल नंबर का ही हिस्सा है, कोई ना कोई रियल नंबर ही मिलेगा, हो सकता है इंटीजर भी हो सकता है, अब ये अलग अलग सेट्स बन सकता है। लेकिन मैथमेटिक्स में ये काम तो हम लोग शुरू से करते आए हैं, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, और ये ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड, मतलब ये तो रिलेशन ही हम लोग कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो इसी सब चीज को अब तक जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते आए थे उसको कैसे रिलेशन से जुड़ता है, ये जो पूरा अलजेब्रा हम लोग टू वेरिएबल इक्वेशन की बात करते हैं, उसी की हम लोग अभी भी बात करने वाले हैं, ठीक है, समझ आया। तो फंक्शन क्या है, तो अब फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच डोमेन के एक एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर इमेज मौजूद हो, एक पर्टिकुलर और यूनिक इमेज, ठीक है, मतलब कोर डोमेन में मान लो ए बी सी है ना, तो हर एक एलिमेंट का एक इमेज मौजूद हो उसके, सॉरी डोमेन में ए बी सी है, कोर डोमेन में यानी उसका हर एक इमेज जिसमें बना रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, तो ए का भी एक इमेज होना चाहिए, बी का भी होना चाहिए और सी का भी होना चाहिए। फिर कहता है कि इमेज यूनिक होना चाहिए, यूनिक होने का मतलब है ए का कोई एक ही इमेज होगा, ए का दो इमेज नहीं हो सकता, समझ आ रहा है, क्लियर है। मैपिंग से और बताएंगे, ऐसा कि मान लो ए बी सी और उधर कुछ भी है, ठीक है, ए का एक इमेज बन गया, बी का भी एक इमेज बन गया, सी का भी एक इमेज बन गया, ठीक है, बाकी सब कई कोई प्री इमेज नहीं एलिमेंट्स का। पहला चीज, ये फंक्शन तभी होगा, ये जो रिलेशन आर है ये फंक्शन तभी कहलाएगा जब डोमेन के हर एक एलिमेंट का एक इमेज मौजूद हो, क्लियर, यहां तक क्लियर है ना। दूसरा कहता है कि यूनिक इमेज मौजूद हो, यूनिक इमेज कहने का मतलब है ए का सिर्फ एक ही इमेज हो, ए का ए का दो इमेज नहीं हो सकता है, ठीक, ए का एक ही इमेज मौजूद हो, कोई दो इमेज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि ए का, रिलेशन में ये हो सकता है, चल सकता है, लेकिन फंक्शन में ये अलाउड नहीं है, समझ आ रहा है, यूनिक कहने का क्या मतलब है ना। लेकिन फंक्शन में ये ऐसा तो हो ही सकता है, ए बी सी हो, यहाँ कोई एलिमेंट्स हो, ये तो हो ही सकता है, क्योंकि ये तो वैलिडेशन नहीं है डेफिनेशन का, हर एक का इमेज है और सबका एक यूनिक इमेज है, वो इमेज सेम हो गया वो अलग बात, ऐसा भी हो सकता है ना, यानी कि ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, एंड सो ऑन, समझ आ रहा है, क्लियर है। 12 में इसी को कहते हैं कि ये वन वन फंक्शन है, मतलब बता दे रहे हैं, अभी ये सब नोट नहीं करवा रहे हैं, फंक्शन को और डिफरेंट टाइप से बांटा गया, तो बोला गया या रिलेशन को, तो बोला गया ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक का सिर्फ एक ही इमेज है, वन वन, वन टू वन, वन टू वन, है ना, उसका नाम रखा गया, इसलिए फंक्शन वही होगा जो वन वन फंक्शन, वन वन रिलेशन होगा, ठीक है। उस पर अभी नहीं जा रहे हैं, उसमें और कैटेगरीज में बांटा गया है, अभी इसको मैपिंग के बेसिस पे। तो अब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन, अ फंक्शन is, ठीक है, a function is a special type of relation such that each element of domain has an unique image in codomain, ठीक है। फंक्शन को एफ से दिखा देते हैं, ठीक है, रिलेशन को आर से दिखाते हैं तो फंक्शन को एफ से दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक है,
ये एग्जांपल है, ये फंक्शन एक का एक इमेज है, ठीक है। हाँ, टू पे भी हो सकता है, मतलब एक इमेज का मतलब टू पे क्यों हुआ, हम एक स्पेशल रिलेशन बनाए, हो सकता है वो वन से वन का होता, वन से थ्री का भी हो सकता था, वो कुछ भी सकता था, हमने कोई बना दिया। हमने एक खास रिलेशन बनाया है। मैं क्या सोच के बनाया हूं कि एक फंक्शन, एक ऐसा रिलेशन ए टू बी बनाया है जहां पे एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। हम ऐसा बनाए हैं, ध्यान से देखो तो एक्स प्लस वन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का रिलेशन, ध्यान से देखो तो हमने ऐसा फंक्शन बनाया है, क्या दिक्कत है ना, इसी को हमने मैपिंग में दिखा दिया है, क्लियर। तो ये एग्जांपल है। अब ये कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल टू टू एक्स का भी रिलेशन हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स का भी हो सकता है, y इज ग्रेटर देन एक्स भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने बस एक रिलेशन, एक फंक्शन बनाया स्पेशल रिलेशन के तौर पर, ठीक है। यानी कि कोडोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका इमेज सॉरी डोमेन में कोई ऐसा, डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका कोई एलिमेंट का कोई इमेज को डोमेन में मौजूद ना हो, नहीं तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। समझ आया। डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका एक इमेज मौजूद ना हो, जो छुटा हुआ हो। हर एक एलिमेंट का एक इमेज मौजूद होना मस्ट है, लाजमी है। दैट इज कॉल्ड फंक्शन। समझ आया। फंक्शन किसको कहे, बनाओ फंक्शन एफ ए टू बी, चलो ए टू ए ही ले देते हैं, और देते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, और नहीं ए टू बी दो, ये पॉसिबल नहीं होगा फिर, ए टू बी दो, और ए सेट है 1 2 3 20 तक, और बी सेट है 1 2 3 500 तक। चलो इतना ज्यादा क्यों बनाओगे, 10 तक ही, और ये 100 तक। क्या हो जाएगा उसमें, बस हो गया, हो गया, ये फंक्शन है। क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट का 10 का 100 मौजूद है, 9 का 81, ये रिलेशन के हिसाब से हर एक इमेज मौजूद है ना, कोई एलिमेंट छुटा हुआ नहीं है, और हर का एक यूनिक इमेज है, यानी कि ये रिलेशन फंक्शन है। समझ आ गया, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में टाइप्स ऑफ फंक्शन और थ्योरी ऑफ इक्वेशन करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ग्राफ, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। अब कोडोमेन की बात ज्यादा नहीं होगी, रेंज की बात होगी। रेंज अगले क्लास में लिखाएंगे। रेंज उसको कहेंगे जो जो एलिमेंट का प्री इमेज मौजूद है ना, उसका सेट बना दो, यानी जिसका नहीं है उसको हटा दो, उसको हम लोग रेंज कहते हैं, ठीक है। फिर इसी चीज को ग्राफ से जोड़ करके देखेंगे। और पहले तो ये जो, अब एक्स वाई, ये तो हम लोग रिलेशन लिख रहे हैं ना, फंक्शन लिख रहे हैं। अब मजेदार चीज ये है कि इन सब को हटा दो, इन सब को हटा दो। अगर हम बोले ए सेट भी रियल नंबर का है और बी सेट भी रियल नंबर का है, तो ऐसा लिखेंगे ना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा ही लिख देंगे, है ना। और ऐसे जैसे ही लिखेंगे तो हम कहेंगे कि चलो इतना लंबा नोटेशन क्यों लिखना, सीधे सिर्फ इतना लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स कुछ को रिप्रेजेंट, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो हम लोग बचपन से कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब है हमेशा डोमेन वाला हिस्सा है, और वाई रेंज वाला हिस्सा है या को डोमेन का हिस्सा है ना। तो इस तरह से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो हम लोग टू वेरिएबल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, और यही तो हम लोग
क्लास 10 तक किए थे, टू वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करना, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या था, ये सारी चीज चल रही थी। आप लोग यही बात कर रहे थे ना, रियल नंबर पे ग्राफ बना रहे, है ना। तो इक्वेशंस कहाँ से कैसे डेवलप हो रहा था, उसके पीछे में ये सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। स्क्रीन पे ये दिख रहा था, लेकिन बैकग्राउंड में ये सारी चीज उसमें छुपी हुई है। अब जो नोटेशन हम लोग करेंगे, इतना बड़ा बड़ा नोटेशन नहीं करेंगे, अब सिर्फ इसको लिखेंगे, और एक्स और वाई को डिफाइन करना है। मान लो रियल नंबर नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो वहां पर वहीं पर नीचे लिख देंगे एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, ये इंटीजर जो भी। इतना लिखने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तब तो ये तो वापस से वही चीज हो गया जो क्लास 10 तक करते आए हैं, लेकिन अब उसी चीज को नए लेवल पे जाके करेंगे हम लोग, ठीक है। समझ आया अब कैसे जुड़ रहा है, समझ आ रहा है ना, कैसे पिछले क्लासेस से जाके, या जो हम लोग बचपन में कर रहे थे उसके पीछे की कहानी क्या थी, वो ये थी, ठीक है। तो इसको हम लोग और देखेंगे कि डोमेन और कोडोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं। फिर ये सब खत्म हो जाएगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन छोड़ करके बाकी सब पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि अगला जो चैप्टर है वो ट्रिगोनोमेट्री ही है, ठीक है। तो उसको छोड़ करके जितने टाइप्स हैं, ये लंबा चलने वाला है।